नमस्कार फ्रेंड्स, जीके बकेट स्टडी ट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। अर्थव्यवस्था की सीरीज में आज हम पूंजी बाजार और बीमा बाजार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। वीडियो अच्छे से देखें। इकोनॉमिक्स की ये सीरीज है और बहुत सारी चीज़ों को यहाँ हम समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, वह वित्तीय बाजार जहां प्रतिभूति, बॉन्ड, शेयर, म्यूचुअल फंड, डिवेंचर इत्यादि द्वारा दीर्घकालिक पूंजी की व्यवस्था की जाती है, क्या कहलाता है? तो उद्योग जगत में पूंजी की व्यवस्था इन सभी माध्यमों के द्वारा की जाती है और इस वित्तीय बाजार को प्रतिभूति बाजार यानी कि सिक्योरिटीज मार्केट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रतिभूति बाजार कितने भाग में बांटा गया है? तो दो भाग आपको याद रखना है, प्राथमिक बाजार और द्वितीयक बाजार यानी कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट। तो इन दोनों के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, एग्जाम में इससे प्रश्न बनते हैं। प्राथमिक बाजार की बात करें तो यह ऐसा बाजार होता है जहां नए शेयर का प्रत्यक्ष रूप से विक्रय किया जाता है, जबकि सेकेंडरी मार्केट देखें तो यहां पर पूर्व में बिके हुए शेयर का अप्रत्यक्ष रूप से क्रय विक्रय होता है। तो जो शेयर बाजार में जब हम खरीद बिक्री करते हैं तो वहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से शेयर की हम खरीद बिक्री करते हैं, तो ये सेकेंडरी मार्केट में होता है। दूसरा है, कंपनी और निवेशक के बीच क्रय विक्रय होता है। तो जो प्राथमिक बाजार होता है वहाँ पर कंपनी और निवेशक होता है, तो इनके बीच में क्रय विक्रय होता है। जबकि द्वितीयक बाजार यानी कि शेयर बाजार, जो द्वितीयक बाजार है, तो शेयर बाजार में देखा जाए तो निवेशक के बीच क्रय विक्रय होता है। यानी कि मैं अगर किसी कंपनी का शेयर खरीदता हूं और उस शेयर को फिर से बेचता हूं तो मैं भी निवेशक हूं और किसी निवेशक को ही बेचूंगा। तो इस प्रकार की जो बिक्री होती है वह द्वितीयक बाजार में होती है। तीसरा है डिफरेंस, प्राथमिक बाजार में निश्चित मूल्य होता है। तो जो शेयर होता है उनका मूल्य निश्चित होता है प्राथमिक बाजार में, जबकि द्वितीयक बाजार में जो शेयर का मूल्य होता है वह मांग और आपूर्ति के अनुसार उतार चढ़ाव होता रहता है। तो शेयर बाजार में हम देखते हैं कि शेयर के मूल्य में उतार चढ़ाव दर्ज होते रहते हैं, तो यह मांग और आपूर्ति के अनुसार इसमें उतार चढ़ाव होता है। चौथा अंतर है कि कंपनी की स्थापना एवं विस्तार हेतु पूंजी एकत्र की जाती है। तो किसी भी कंपनी को पूंजी की आवश्यकता होती है तो वह प्राथमिक बाजार में अपने शेयर जारी कर देता है, जबकि द्वितीयक बाजार के बारे में बात करें तो इससे कंपनी को पूंजी की प्राप्ति नहीं होती है। यानी कि मैंने अगर किसी कंपनी का शेयर खरीदा है तो जो पूंजी कंपनी को मिलनी थी वो तो उसे मिल चुकी है, लेकिन अब मैं फिर से अपने शेयर को किसी दूसरे को बेचूंगा तो इसमें कंपनी को किसी प्रकार की पूंजी प्राप्ति नहीं होगी। तो ये आपको याद रखना है प्राथमिक और द्वितीयक बाजार के बारे में, एग्जाम में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे बात करते हैं, बाजार जहां प्राथमिक रूप से स्थापित होने वाली नई कंपनियों के शेयर को पहली बार बेचा जाता है, क्या कहलाता है? तो अभी हमने देखा जब नई कंपनी कोई भी अपना शेयर बेचती है तो वह सबसे पहले प्राथमिक बाजार में ही उसे बेचती है, उसके बाद वह सेकेंडरी मार्केट यानी कि द्वितीयक मार्केट में जाता है। पहले से स्थापित कंपनियों द्वारा जारी किए जाने वाले शेयर क्या कहलाते हैं? तो जो कंपनी पहले से स्थापित है उसके द्वारा अगर कोई शेयर जारी किया जाता है तो उसे आईपीओ कहा जाता है, यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो ये आपको याद रखना है। हाल ही में अभी आपने सुना होगा कि एलआईसी द्वारा आईपीओ जारी किया गया था। तो एलआईसी बहुत पहले से 1956 में स्थापित एक कंपनी है बीमा से संबंधित, और इसके द्वारा अभी हाल में आईपीओ भी जारी किया गया। नेक्स्ट है, प्राथमिक बाजार में बिकने वाली प्रतिभूतियों का स्वामित्व किसके पास होता है? तो प्राथमिक बाजार में जब कोई प्रतिभूति यानी कि शेयर बेचा जाता है तो उसका स्वामित्व उस कंपनी के पास होता है जो कंपनी जारी करती है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक पूंजी बाजार में प्रतिभूतियों के क्रेता को क्या कहा जाता है? तो जब प्राथमिक बाजार में आप प्रतिभूति खरीदते हैं, शेयर खरीदते हैं, तो आपको प्राइमरी वित्तीय प्रपत्र धारक कहा जाएगा। तो ये आप ध्यान में रखें। पहले से सूचीबद्ध कंपनियों के शेयर का क्रय विक्रय किस बाजार द्वारा होता है? तो अभी हमने देखा कि पहले से जो सूचीबद्ध कंपनी है उनके शेयर का यदि क्रय विक्रय किया जाता है तो वह द्वितीयक शेयर बाजार में होता है। नेक्स्ट, द्वितीयक बाजार में किन प्रतिभूतियों, ऋण पत्रों का क्रय विक्रय किया जाता है? तो यहाँ पर शेयर बाजार में जो सूचीबद्ध प्रतिभूतियाँ होती हैं उनका ही शेयर बाजार में क्रय विक्रय होता है। नेक्स्ट है, पुरानी सूचीबद्ध कंपनियां जब नए शेयर जारी करती है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे एफपीओ कहा जाता है, यानी कि फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। तो ये भी आप ध्यान रखें, पुरानी सूचीबद्ध जब कंपनी नए शेयर जारी करती है पूंजी जुटाने के लिए तो उसे एफपीओ कहा जाता है।
अब बात कर लेते हैं प्रतिभूति यानी कि सिक्योरिटी के बारे में। तो सबसे पहला है शेयर प्रतिभूति और दूसरा है ऋण प्रतिभूति, यानी कि शेयर सिक्योरिटी और डेब्ट सिक्योरिटी, इन दोनों के बारे में जो अंतर है उसे भी हमें ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले बात करते हैं शेयर सिक्योरिटी के बारे में। तो क्रेता को कंपनी के स्वामित्व में निश्चित अंश मिलता है, यानी कि यदि आप शेयर सिक्योरिटी लेते हैं तो कोई भी कंपनी है तो उसमें आपको हिस्सेदारी मिलती है जब आप शेयर प्रतिभूति लेते हैं। जबकि ऋण प्रतिभूति लेते हैं तो इसमें आप कंपनी के हिस्सेदार नहीं बनते हैं, यानी कि एक तरह से कंपनी को ऋण दे रहे हैं आप उस प्रपत्र के माध्यम से, उस सिक्योरिटी के माध्यम से। तो ऋणधारी कंपनी का लेनदार होता है, हिस्सेदार नहीं। तो ये दोनों आपको याद रखना है, इन दोनों में बहुत बड़ा ये एक डिफरेंस है शेयर प्रतिभूति और ऋण प्रतिभूति में। नेक्स्ट है, किस प्रकार के शेयर से किसी कंपनी के प्रति शेयर मूल्य में गिरावट आती है? तो वह कौन से शेयर है जिससे उसके शेयर मूल्य में गिरावट आती है? तो बोनस शेयर मूल्य। तो जब बोनस शेयर मूल्य कंपनी जारी करती है तो उससे उसके शेयर मूल्य में गिरावट आती है। कोई कंपनी अतिरिक्त पूंजी जुटाने हेतु अपने पूर्व के शेयर धारकों को ही नए शेयर का विक्रय करती है, तो इसे क्या कहा जाता है? तो यदि कोई कंपनी है और उसके शेयर मेरे पास हैं तो उसे फिर से ज़रूरत है पूंजी की कंपनी को, तो वह फिर से अगर शेयर जारी करती है तो यदि इसे मैं खरीदता हूं तो इसे राइट इशू कहा जाता है, यानी कि कंपनी अतिरिक्त पूंजी जुटाने हेतु अपने पूर्व के शेयर धारक को ही नए शेयर का विक्रय करती है। जिन शेयरों के मूल्य में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आता है उसे क्या कहा जाता है? तो बहुत सारे ऐसे शेयर हैं जिनके मूल्य में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो उन शेयरों को वोलेटाइल शेयर कहा जाता है। तो यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, जिन शेयरों के मूल्य में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं आता, यानी लगभग उसके मूल्य स्थिर रहते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? तो इन्हें डिफेंसिव शेयर कहा जाता है। तो शेयर बाजार से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आज उन सभी को हम यहाँ पर देखेंगे। अगला है, वैसे शेयर जो बाजार रुख से अलग दिशा में चलते हैं, यानी बाजार में शेयर भाव में तेजी आने पर इनके मूल्य में कमी आती है, तो ऐसे शेयर को क्या कहा जाता है? यानी कि जब बाजार में तेजी हो तो इनके शेयर जो मूल्य होते हैं उनमें कमी आ जाती है, और जब बाजार में मंदी हो तो इनके शेयर मूल्य में चढ़ाव आ जाता है। तो ऐसे शेयर बाजार की जो दिशा होती है उससे अलग चलती है और इनको कंट्रेरियन शेयर कहा जाता है। नेक्स्ट है, किसी कंपनी के वर्तमान शेयर होल्डर को कंपनी द्वारा जारी नए शेयरों को क्रय करने का पहला अधिकार प्राप्त होता है, और इस प्रकार जो शेयर प्राप्त होता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसे राइट शेयर कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। शेयर जिनका क्रय विक्रय प्रतिदिन नियमित रूप से शेयर बाजार में होता है क्या कहलाता है? तो शेयर बाजार में हम देखते हैं कि प्रतिदिन नियमित रूप से खरीद बिक्री होती है, तो ऐसे शेयर को एक्टिव शेयर कहते हैं। लेते हैं अगला प्रश्न, जब किसी कंपनी द्वारा अपने अर्जित लाभ में से रखे गए नए रिजर्व शेयर को वर्तमान शेयर होल्डर में अनुपातिक रूप से बांट दिया जाता है, तो ऐसे शेयर को क्या कहा जाता है? तो ऐसे शेयर बोनस शेयर कहलाते हैं, यानी कि कंपनी अपने लाभ के रूप में जो शेयर रखती है उस शेयर को अपने शेयर होल्डर के बीच में बांट देती है। तो अनुपातिक रूप से बांटती है, यानी कि जिसके पास जितना शेयर है उसी प्रकार उसका लाभ का हिस्सा बांटती है। तो ऐसे शेयर बोनस शेयर कहलाते हैं। नेक्स्ट है, शेयर बाजार में तेजी या मंदी के रुख का पता लगाने हेतु किसका प्रयोग होता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आप सभी को पता होगा, एडवांस डिक्लाइन इंडेक्स का प्रयोग होता है। तो इसके माध्यम से शेयर बाजार में तेजी हो रही है या मंदी, तो उसके रुख का पता लग जाता है। किसी कंपनी की चुकता पूंजी का वह भाग जो शेयर बाजार में क्रय विक्रय हेतु उपलब्ध रहता है क्या कहलाता है? तो इसे फ्लोटिंग स्टॉक कहा जाता है। नेक्स्ट है, जब शेयर बाजार के निर्धारित ट्रेडिंग समय के बाद अलग से सौदे किए जाते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? तो शेयर बाजार में जो खरीद बिक्री होती है, जो ट्रेडिंग होती है, उसका निर्धारित समय होता है, लेकिन इस समय के बाद भी अगर अलग से कोई सौदा होता है, कोई खरीद बिक्री होती है, तो इसे कर्व ट्रेडिंग की संज्ञा दी जाती है। तो कर्व ट्रेडिंग भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई कंपनी अपना नया इशू जारी करती है और पहले दिन ही उसका सब्सक्रिप्शन पूरा हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है आउट ऑफ विंडो या ब्लो आउट, यानी कि अभी नया नया इशू जारी हुआ और पहले दिन ही उसका जो सब्सक्रिप्शन है वह पूरा हो जाता है, तो इसे आउट ऑफ विंडो या ब्लो आउट कहा जाता है। ये सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं और अच्छे से कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कुछ आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट है, वह अनाधिकृत बाजार जहां नई तथा शेयर बाजार में सूचीबद्ध न हुई प्रतिभूतियों का प्रीमियम पर लेन देन होता है क्या कहलाता है? तो ये एक तरह से देखा जाए तो ब्लैक मार्केटिंग वाली
स्थिति यहाँ पर लागू हो जाती है। इसे कहा जाता है ग्रे बाजार। तो ब्लैक की जगह यहाँ पर ग्रे आपको याद रखना है। और यह अनाधिकृत बाजार है और यहाँ पर नई तथा शेयर बाजार में सूचीबद्ध न हुई शेयरों का प्रीमियम पर लेन देन होता है। तो यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, जब किसी एजेंट द्वारा अपने पास उपलब्ध मात्रा से ज़्यादा मात्रा में शेयर की बिक्री की जाती है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है शॉर्ट सेलिंग। तो शेयर बाजार में ज़रूरत से ज़्यादा बिक्री, यानी कि किसी एजेंट के पास जितनी मात्रा में शेयर है उससे ज़्यादा वह बिक्री करता है। तो एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? आप सभी को पता है, 1875 में स्थापित बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, यह एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। नेक्स्ट है, ISO 9001-2000 प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का प्रथम शेयर बाजार कौन सा है? तो यह है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक क्या है? तो संवेदी सूचकांक सेंसेक्स है, आपको याद रखना है। BSE सेंसेक्स शेयर बाजार में कितनी कंपनियों को शामिल किया जाता है? तो इसमें 30 कंपनियां शामिल हैं BSE सेंसेक्स में। नेक्स्ट है, भारतीय स्टॉक बाजार का प्रतिनिधि सूचकांक किसे माना जाता है? तो भारतीय शेयर बाजार है उसमें प्रतिनिधि सूचकांक किसे माना जाता है? तो यह ध्यान रखना है, सेंसेक्स प्रतिनिधि सूचकांक माना जाता है, यानी कि सेंसेक्स में जो उतार चढ़ाव होते हैं उसी से भारत के शेयर बाजार की स्थिति का पता चलता है। भारत का कौन सा शेयर बाजार पूंजी बाजार से संबंधित एक शैक्षणिक संस्थान का संचालन करता है? यह प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है और यह है BSE संस्थान लिमिटेड नाम से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा शैक्षणिक संस्थान का संचालन किया जाता है। नेक्स्ट है, किस समिति की सिफारिश के आधार पर 1992 में राष्ट्रीय शेयर बाजार नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई? तो यह समिति बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका नाम है फेरवानी समिति। राष्ट्रीय शेयर बाजार का प्रमुख प्रवर्तक कौन है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक यानी कि IDBI इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यह भारतीय राष्ट्रीय शेयर बाजार का प्रमुख प्रवर्तक है। अर्थव्यवस्था का बैरोमीटर किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो शेयर बाजार को अर्थव्यवस्था का बैरोमीटर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रमुख शेयर बाजार में सबसे ज्यादा कारोबार करने वाला बाजार कौन सा है? तो यह बाजार है राष्ट्रीय शेयर बाजार। अगला प्रश्न है, मिबोर यानी कि मुंबई इंटर बैंक ऑफर रेट तथा मिबिड यानी कि मुंबई इंटर बैंक बिट रेट, ये क्या है? तो ये जो टर्म है आपको याद रखना है, यह राष्ट्रीय शेयर बाजार की रेफरेंस दर है, मिबोर और मिबिड। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय शेयर बाजार मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके अलावा आपको बता दूं कि आप हमारे जो मास्टर वीडियो हैं विभिन्न सब्जेक्ट के, उन सभी के आप नोट्स फॉर्मेट में अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल करके आप प्राप्त कर सकते हैं, अपने घर पर मंगा सकते हैं, हार्ड कॉपी उपलब्ध है। लेते हैं अगला प्रश्न, शेयर बाजार द्वारा जारी किया जाने वाला प्रमुख सूचकांक कौन सा है? तो निफ्टी 50 शेयर बाजार द्वारा जारी किए जाने वाला प्रमुख सूचकांक। इसके अलावा सूचकांक से सीधे सीधे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो कुछ प्रमुख शेयर सूचकांक आपको यहाँ पर याद रखना है। तो एक बार एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुंबई के प्रमुख शेयर सूचकांक के बारे में। तो यहाँ पर डॉलेक्स, सेंसेक्स, निफ्टी 50 और बैंकेक्स, ये चार आपको याद रखने हैं, मुंबई के शेयर सूचकांक है। डी जोन्स शेयर सूचकांक न्यूयॉर्क का है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नैस्डैक आपको याद रखना है, अमेरिका का शेयर सूचकांक है। नेक्स्ट बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है निक्की। निक्की टोक्यो यानी कि जापान का प्रमुख शेयर सूचकांक है, इसको आपको याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं बोवेस्पा, यह ब्राजील का शेयर सूचकांक है। तो इतने शेयर सूचकांक आपको ध्यान में रखने हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा हांगसेंग हांगकांग का है और सीमेक्स स्ट्रेस टाइम्स ये सिंगापुर का है। इसके बाद याद रखते हैं ताइवान का तेन, कोरिया का कोस्पी और थाईलैंड का सेंट। तो ये सभी आप ध्यान रखें। बहुत सारे शेयर सूचकांक जो है वह कहीं ना कहीं उनके जो कंट्री हैं उनसे नाम से मिलते जुलते हैं। तो आप यहाँ पर उन शेयर सूचकांकों को याद रखें जिनके देश के नाम और उनके शेयर के सूचकांक जो संवेदी सूचकांक है वे डिफरेंस है। बाकी तो एग्जाम में आएगा तो वह ऑप्शन पे लग ही जाएगा। तो चीन का याद रख लेते हैं, संघाई कॉम और शेंजेन, नाम से ही पता चल रहा है कि यह चीन का है। तो ऐसे नाम जो शेयर सूचकांक है उनको ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आप ध्यान में रखेंगे तो आपको एग्जाम में पता चल जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बाजार के अस्तित्व के लिए सबसे अनिवार्य क्या है? तो कोई भी बाजार जब निर्माण होता है तो उसके अस्तित्व के लिए सबसे अनिवार्य कीमत होती है, क्योंकि कीमत नहीं हो तो बाजार ही खत्म हो सकता है। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत में कितने स्टॉक एक्सचेंज हैं? तो यहाँ पर वर्तमान में 23 स्टॉक एक्सचेंज है भारत में, आपको याद रखना है। तो स्टॉक एक्सचेंज के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। स्टॉक एक्सचेंज क्या है? तो वह स्थान जहाँ पर शेयर यानी कि प्रतिभूति का क्रय विक्रय होता है वह स्टॉक एक्सचेंज कहलाता है। ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया क्या है? तो यह जो शब्द आपने सुना है यह है भारत का इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक एक्सचेंज, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, सेबी से पूर्व वायदा बाजार की नियामक संस्था कौन थी? तो अभी वायदा बाजार की जो नियामक संस्था है वह सेबी है, लेकिन सेबी से पहले फॉरवर्ड मार्केट्स कमीशन नियामक संस्था थी, तो यह भी आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेयर बाजार में विश्वसनीय शेयर या प्रतिभूति से क्या तात्पर्य है? तो किसे विश्वसनीय शेयर कहा जाता है, आपका क्या उसका अर्थ है? तो ऐसे शेयर जिन पर ऊंची दर का लाभ हो उसे विश्वसनीय शेयर कहा जाता है। दलाल स्ट्रीट कहाँ है? बहुत इंपॉर्टेंट है और आप सभी को पता है दलाल स्ट्रीट मुंबई में है। नेक्स्ट है, बुल तथा बियर का संबंध किससे है? तो बुल और बियर ये दोनों शब्द शेयर बाजार से संबंधित है। अगला प्रश्न है, वित्तीय निवेश व्यवहार में मंदड़िया यानी कि बियर क्या है? तो बियर किसे कहा जाता है? तो वह निवेशक जो यह महसूस करता है कि किसी प्रतिभूति की कीमत गिरने वाली है तो उसे बियर या मंदड़िया कहा जाता है। शेयर बाजार में मंदरियों की सक्रियता से शेयर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब बियर सक्रिय हो जाते हैं शेयर बाजार में तो उससे शेयर की मात्रा बढ़ती है और शेयर की कीमत गिरती है और शेयर सूचकांक नीचे चल जाता है। तो यह आपको याद रखना है, शेयर की मात्रा बढ़ती है, कीमत भी गिरती है और सूचकांक जो है वह नीचे चल जाता है। शेयर बाजार में तेजड़ियों यानी कि बुल की सक्रियता से क्या प्रभाव पड़ता है? तो शेयर की मात्रा में कमी आती है, शेयर की कीमत बढ़ती है और सूचकांक ऊपर चला जाता है। तो ये आपको याद रखना है। शेयर के बंद भाव व उसके खुलने भाव में बहुत ज़्यादा अंतर होता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो शाम में सब शेयर बाजार में शेयर का भाव बंद होता है और सुबह सुबह जब खुलता है तो इसमें जब बहुत ज़्यादा अंतर हो तो इसे बबल की संज्ञा दी जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब किसी शेयर बाजार में शेयर के मूल्य में अप्रत्याशित रूप से गिरावट देखी जाती है तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो यह गिरावट की स्थिति जब आती है तो इसे क्रैश कहा जाता है। इस स्थिति को तो देखा जाए तो यह जो बबल की स्थिति होती है उसके विपरीत वाली स्थिति होती है शेयर बाजार में क्रैश की स्थिति। नेक्स्ट है, कोई व्यक्ति भविष्य में शेयर के मूल्य बढ़ने की आशा में उस शेयर के स्टॉक को रोक कर रखता है तो वह स्थिति क्या कहलाती है? तो इसे हैंगअप कहते हैं। यानी कि किसी भी कंपनी का मैंने शेयर ले लिया और सोचा कि भविष्य में यह बढ़ेगा तो उसका जो स्टॉक है मैंने रोक के रखा है, तो इसे हैंगअप की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट है, वैसी कंपनियां जो निरंतर लाभ अर्जित करती है उनके शेयर को क्या कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ब्लू चिप शेयर, तो टाटा है, जियो है, रिलायंस है, ये सब ब्लू चिप कंपनियां हैं। तो इनके शेयर अगर आप लेते हैं तो ये बराबर लाभ अर्जित करती रहती है, तो ये ब्लू चिप कंपनियां हैं। नेक्स्ट है, ब्लू चिप शेयर को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इन्हें ग्रोथ शेयर भी कहा जाता है क्योंकि ये निरंतर लाभ अर्जित करती है, इनमें निरंतर ग्रोथ होता रहता है। गिल्ट एड बाजार का संबंध किससे है? तो गिल्ट एड बाजार जो है यह सरकारी और अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों के बाजार से है, तो यह भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत में शेयरों के क्रय विक्रय करने हेतु किस प्रकार का खाता खुलवाना होता है? तो यदि आपको शेयर की क्रय विक्रय करना है, खरीद बिक्री करनी है, तो सबसे पहले आपको डीमेट अकाउंट खुलवाना होगा। यानी कि डीमेट अकाउंट के माध्यम से ही आप शेयर की खरीद बिक्री कर सकते हैं। निवेशकों द्वारा विभिन्न प्रतिभूतियों में किए गए निवेश को इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखने वाली संस्था क्या कहलाती है? तो इसे डिपॉजिटरी कहा जाता है। तो यह प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा संगठन डिपॉजिटरी के रूप में शेयरों को डीमेट अकाउंट के रूप में अपने पास इलेक्ट्रॉनिक रूप में जमा रखती है? तो इस संस्था का नाम आपको याद रखना है NSDL यानी कि नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड और CDSL यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। तो ये दोनों आपको याद रखना है। जोखिम प्रबंधन नीति जो शेयर, कमोडिटी आदि की कीमत में उतार चढ़ाव से होने वाले नुकसान की संभावना को कम करने में मदद करता है, तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे हेजिंग कहा जाता है, जोखिम प्रबंधन की नीति है।
अगला प्रश्न है, वह प्रतिभूति जिसमें क्रेता को निर्धारित दर पर ब्याज तथा निर्धारित समय पर मूलधन पाने का अधिकार होता है, क्या कहलाता है? तो ऐसी प्रतिभूति को हम ऋण प्रतिभूति कहते हैं। यानी कि किसी भी कंपनी को यदि पैसे की जरूरत है तो आप उससे ऋण प्रतिभूति लेकर उसे पैसे आप दे सकते हैं, लेकिन उसके बदले में आपको उस प्रतिभूति पर निर्धारित दर पर ब्याज मिलता है और एक निश्चित समय पूरा होने पर मूलधन और ब्याज दोनों ही आपको प्राप्त होता है। तो इसे ऋण प्रतिभूति कहते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो आप उस कंपनी को ऋण दे रहे हैं, लोन दे रहे हैं। परिपक्वता के आधार पर ऋण प्रतिभूति के प्रकार भी देख लेते हैं। पहला है विनिमय पत्र या हुंडी, यानी कि बिल ऑफ एक्सचेंज इसे कहा जाता है, और दूसरा है बॉन्ड। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये दोनों ऋण प्रतिभूतियां हैं। ऋण प्रतिभूति पर अंकित ब्याज दर को क्या कहा जाता है? तो ऋण प्रतिभूति जब आप क्रय करते हैं यानी किसी कंपनी को ऋण वगैरह देते हैं तो उस स्थिति में जो ब्याज दर होता है अंकित, उसे कूपन दर कहा जाता है। तो यह प्रश्न भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। गैर ब्याज धारक लिखित आदेश जिसमें एक पूर्व निश्चित अवधि के बाद एक निश्चित राशि का भुगतान एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को करने हेतु बाध्य होता है, क्या कहलाता है? तो इसे हुंडी या विनिमय पत्र कहा जाता है। नेक्स्ट है, जिस ऋण प्रतिभूति की परिपक्वता अवधि 1 वर्ष से ज्यादा हो उसे क्या कहा जाता है? तो इसे बॉन्ड कहा जाता है। तो यह प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है, किसके हस्ताक्षर से सरकारी बॉन्ड जारी होते हैं? तो सरकारी बॉन्ड जो जारी होते हैं, एक तरह से सरकार बॉन्ड जारी करती है ताकि सरकार को यदि पैसे की जरूरत हो तो वह बाजार से यानी कि लोगों से, नागरिकों से पैसे ले सके, तो उसके बदले में वह बॉन्ड जारी करती है। तो राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा सरकारी बॉन्ड जारी होते हैं, तो आप उसे चाहे तो खरीद सकते हैं। कारोबारी संस्थाओं द्वारा जारी बॉन्ड को क्या कहा जाता है? तो जब कोई कारोबारी संस्था, कंपनी जारी करती है तो उसे कारोबारी बॉन्ड कहा जाता है। किसी व्यापार को संचालित करने के उद्देश्य से गठित स्वैच्छिक संगठन को क्या कहा जाता है? कंपनी कहा जाता है, स्वैच्छिक संगठन। नेक्स्ट है, सरकारी कंपनी किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है सरकारी कंपनी। तो वह कंपनी जिसमें 51% यानी कि 51% या उससे अधिक की पूंजी केंद्र सरकार या संबंधित राज्य सरकार या दोनों द्वारा धारित की जाती है तो उसे सरकारी कंपनी कहा जाता है। तो यह इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। सार्वजनिक कंपनी में न्यूनतम तथा अधिकतम कितने सदस्य होने चाहिए? तो सार्वजनिक कंपनी में न्यूनतम 7 और अधिकतम शेयरों की संख्या के बराबर हो सकती है। तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूनतम और अधिकतम। नेक्स्ट है, कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार निजी कंपनी में न्यूनतम तथा अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो निजी कंपनी के बारे में भी आपको याद रखना है कि न्यूनतम जो सदस्यों की संख्या है वह 2 होनी चाहिए और अधिकतम जो सदस्य की संख्या है वह 200 होनी चाहिए, जबकि सार्वजनिक कंपनी में न्यूनतम 7 होनी चाहिए और अधिकतम जितनी शेयर है उतनी बराबर संख्या हो सकती है। अगला प्रश्न है, लिमिटेड कंपनी किसे कहा जाता है? तो यह भी आप ध्यान में रखें। वह कंपनी जिसके ऋण भुगतान का दायित्व केवल कंपनी के परिसंपत्ति के मूल्य तक सीमित हो, न कि शेयर धारकों की व्यक्तिगत परिसंपत्ति तक। यानी कि कोई भी कंपनी है, उसके शेयर मैंने लिए हैं तो उसकी जो ऋण भुगतान का दायित्व है वह मेरे ऊपर नहीं है, तो ऐसी कंपनी को लिमिटेड कंपनी कहा जाता है। यानी कि इसके जो ऋण भुगतान का दायित्व है वह लिमिटेड लोगों पर है, तो इसे लिमिटेड कंपनी कहा जाता है। नेक्स्ट है, अनलिमिटेड कंपनी किसे कहा जाता है? तो वह कंपनी जिसके ऋण भुगतान का दायित्व केवल कंपनी के परिसंपत्ति के मूल्य तक सीमित न होकर शेयर धारकों की व्यक्तिगत परिसंपत्ति तक विस्तृत हो। यानी कि अनलिमिटेड कंपनी का यदि मैं शेयर लेता हूं और उसकी जो ऋण परिसंपत्ति बनती है वह मेरी व्यक्तिगत परिसंपत्ति तक उसकी सीमा विस्तृत होती है, तो इस कारण से इसे अनलिमिटेड कंपनी कहा जाता है। तो यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं सेल कंपनियों के बारे में, थोड़ा सा समझ लेते हैं, न्यूज़ में हमेशा चर्चा में रहता है। तो सेल कंपनी के बारे में आप सबसे पहले ध्यान रखें कि ऐसी कंपनी जो केवल कागजों में ही अस्तित्व होती है, वास्तविक रूप में यानी कि भौतिक रूप में इनका कोई अस्तित्व नहीं होता और इनके पास न तो कार्यालय होता है अस्थाई और न ही अस्थाई कर्मचारी होते हैं, तो ये सेल कंपनी होती है। दूसरी सेल कंपनी की विशेषता यह होती है कि जब इनके पास कार्यालय नहीं है और भौतिक कोई अस्तित्व ही नहीं है तो इनमें उत्पादन कहाँ से होगा? तो इनमें उत्पादन नहीं होता है और इनका उपयोग
बस अवैध धन को वैध बनाने में होता है। तो काला धन जो होता है, तो बहुत सारी आप शेल कंपनी देखते हैं, इनके माध्यम से ही काले धन को सफ़ेद धन में बदला जाता है। तो शेल कंपनियां सामान्यतः पंजीकृत होती है और इनका एक बैंक खाता होता है जिसमें निवेश किया जाता है। यानी उत्पादन कुछ नहीं है, एक कंपनी है, पंजीकृत होती है कंपनी में और इनका बैंक अकाउंट होता है। उसी बैंक अकाउंट में सिर्फ लेन देन का कार्य होता है, हेर फेर का कार्य होता है और इसी के माध्यम से ये अवैध धन को वैध बनाती है। तो ये आपको याद रखना है शेल कंपनियों के बारे में। अगला है, किसी कंपनी द्वारा जारी किए गए कुल शेयरों का वर्तमान बाजार मूल्य क्या कहलाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी कंपनी का अगर वर्तमान बाजार मूल्य निकालना है तो उस कंपनी का जो बाजार पूंजीकरण है उसके आधार पर आप उसका मूल्य निकाल सकते हैं। जब कोई कंपनी किसी शेयर को उसके अंकित मूल्य पर बेचती है तो उसे क्या कहा जाता है। तो उसे सम मूल्य पर निर्गमन या इशू एट पार कहा जाता है। तो यह भी ध्यान में रखें। जब कोई कंपनी किसी शेयर को उसके अंकित मूल्य से कम मूल्य पर बेचती है तो क्या कहा जाता है। कटौती पर निर्गमन यानी कि इशू एट डिस्काउंट इसे कहा जाता है। यानी कि शेयर का जो मूल्य अंकित है उससे भी कम मूल्य पर उसको बेचा जा रहा है। जब कोई कंपनी किसी शेयर को उसके अंकित मूल्य से ज़्यादा मूल्य पर बेचती है तो क्या कहा जाता है। तो प्रीमियम पर निर्गमन यानी कि इशू एट प्रीमियम। नेक्स्ट है, इनसाइडर ट्रेडिंग का संबंध किससे है। बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्दावली है शेयर बाजार में। यह शेयर बाजार से है और आपको याद रखना है कि किसी कंपनी की गोपनीय सूचनाओं को रखने वाला व्यक्ति जब शेयरों का क्रय विक्रय करता है तो इस प्रकार के क्रय विक्रय को क्या कहा जाता है। तो इसे ही इनसाइडर ट्रेडिंग यानी कि भेदिया कारोबार कहते हैं। यानी कि कंपनी की गोपनीय सूचना उसके पास है कि कंपनी कैसी चल रही है, अच्छी चल रही है कि नहीं चल रही है और इस प्रकार इसी के अनुसार वह शेयर का क्रय विक्रय करता है। तो इसे इनसाइडर ट्रेडिंग की संज्ञा दी जाती है। लेते हैं अगला प्रश्न, डिबेंचर और बॉन्ड क्या है। तो दोनों ही ऋण पत्र है, यह आपको ध्यान रखना है। डिबेंचर और बॉन्ड दोनों ऋण पत्र है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर है जिसे आपको ध्यान रखना है। सरकार जहां बॉन्ड के माध्यम से ऋण प्राप्त करती है, वहीं कंपनी बॉन्ड और डिबेंचर दोनों के माध्यम से ऋण प्राप्त करती है। तो कंपनी बॉन्ड भी जारी कर सकती है और डिबेंचर भी जारी कर सकती है ऋण प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट है, डिबेंचर हमेशा अंकित मूल्य पर जारी किया जाता है जबकि बॉन्ड कटौती मूल्य पर जारी किया जाता है। तो यह भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, ब्याज की दर बढ़ाने पर बॉन्ड के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बॉन्ड का मूल्य कम हो जाता है। नेक्स्ट है, ऐसा बॉन्ड जिस पर मिलने वाले ब्याज की दर शून्य होती है क्या कहलाता है। इसे जीरो कूपन बॉन्ड कहा जाता है। चुनावी बॉन्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आपने सुना होगा चुनावी बॉन्ड के बारे में। यह राजनीतिक दलों को प्राप्त होने वाले गुप्त एवं नगद चंदे पर रोक लगाने के लिए लाया गया था। चुनावी बॉन्ड की वैधता अवधि कितनी होती है। इसकी वैधता अवधि होती है 15 दिन। तो यह ध्यान में रखना है। भारत में म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला पहला स्थानीय निकाय कौन सा है। तो यह है बेंगलुरु, जिसने 1997 में म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यूचुअल फंड क्या है। म्यूचुअल फंड छोटे निवेशक की जो बचत होती है उसको गतिशीलता देने वाला एक निवेश वित्तीय मध्यस्थ है म्यूचुअल फंड। नेक्स्ट है, किस फंड के माध्यम से छोटे निवेशकों की बचत को एकत्र कर उसे विभिन्न बॉन्ड, स्टॉक आदि में निवेश किया जाता है। तो यह है म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड के माध्यम से आपकी जो राशि है तो वह म्यूचुअल फंड जो जमा करती है वह कंपनी लेती है और उसको विभिन्न बॉन्ड, स्टॉक में निवेश करती है। नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी कौन सी है। तो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी। नेक्स्ट है, विश्व बाजार में विदेशी विनिमय दरों के अंतर का लाभ उठाने हेतु विभिन्न विदेशी मुद्राओं, प्रतिभूतियों आदि की एक साथ क्रय विक्रय क्या कहलाता है। तो इसे आर्बिट्रेज कहा जाता है। तो यह इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। किसी कंपनी, सरकार, संस्था के ऋण लेने और उसे वापस करने की क्षमता का मूल्यांकन क्या कहलाता है। इसे साख निर्धारण यानी कि क्रेडिट रेटिंग कहा जाता है। तो कोई भी कंपनी या कोई संस्था या सरकार ऋण लेती है और उसे वापस करने की कितनी क्षमता है तो इसका मूल्यांकन क्रेडिट रेटिंग कहलाता है। भारत में साख निर्धारण के संबंध में सबसे पुरानी संस्था कौन सी मानी जाती है। क्रिसिल, आपने नाम सुना होगा क्रिसिल का। यह क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, साख निर्धारण एजेंसी है। नेक्स्ट है, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स
फिच, मूडीज, ये शब्दावली किससे संबंधित है? तो यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। नेक्स्ट है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी जाने वाली रेटिंग सबसे मजबूत, सबसे बेहतर का संकेत क्या है? तो यह जो रेटिंग है AAA, यह अगर किसी सरकार को या संस्था को दी जाती है तो इसका मतलब कि वह ऋण देने में सबसे मजबूत और सबसे बेहतर है, सक्षम है। तो इसी आधार पर ऋण का, क्रेडिट का आकलन होता है। अगला प्रश्न है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी जाने वाली रेटिंग ऋण लौटाने में असफल का संकेत क्या है? कैपिटल D। तो D आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, वह स्थान जहां सोना, चांदी, मक्का, सोयाबीन जैसे सामान का व्यापार किया जाता है क्या कहलाता है? तो इसे कमोडिटी एक्सचेंज कहा जाता है। भारत का पहला कमोडिटी इंडेक्स कौन सा है? NCDEX एग्री। भारत का पहला पर्यावरण अनुकूल शेयर सूचकांक कौन सा है? तो BSE ग्रीनएक्स, यह याद रखना है, भारत का पहला पर्यावरण अनुकूल शेयर सूचकांक। किसी वस्तु की आगामी भविष्य की कीमतों का अनुमान लगाकर उसकी खरीद बिक्री करना क्या कहलाता है? कीमत का व्यापार कहलाता है। वर्ष 1818 में भारत में पहली बार बीमा व्यवसाय प्रारंभ करने वाली कंपनी कौन सी थी? तो इसका नाम है ओरिएंटल जीवन बीमा कंपनी। तो 1818 में इस कंपनी ने सबसे पहले बीमा व्यवसाय प्रारंभ किया था भारत में। 1850 में कलकत्ता में भारत की पहली सामान्य बीमा कंपनी किस नाम से स्थापित की गई? ट्राइटन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। 1870 में जीवन बीमा व्यवसाय आरंभ करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी थी? तो पहली भारतीय कंपनी की यहाँ बात हो रही है, तो इसका नाम है बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। नेक्स्ट है, जीवन बीमा व्यवसाय को विनियमित करने हेतु तो भारत में पहली बार कब भारतीय बीमा कंपनी कानून लाया गया? 1912 में लाया गया भारतीय बीमा कंपनी कानून। बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण करते हुए कब भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना की गई? तो यह इंपॉर्टेंट है, 1 सितंबर 1956 में भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC की स्थापना की गई। भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में इसका मुख्यालय है। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय कोलकाता में है, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। किसी बीमा योजना के तहत पॉलिसी धारक व्यक्ति द्वारा किस्त के रूप में दी जाने वाली राशि क्या कहलाती है? तो प्रीमियम कहा जाता है। मल्होत्रा समिति का संबंध किससे है? बीमा क्षेत्र सुधार से संबंधित है मल्होत्रा समिति। किसकी सिफारिश के आधार पर भारत सरकार द्वारा वर्ष 2000 में भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण यानी IRDA का गठन किया गया? तो यह है RN मल्होत्रा समिति, जिनकी सिफारिश पर IRDA का गठन किया गया। भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDA का मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद में इसका मुख्यालय है, तो यह भी आप ध्यान में रखें। एक्चुअरीज का संबंध किससे है? यह बीमा कारोबार से संबंधित है। तो आपको ध्यान रखना है, बीमा पॉलिसी के तहत कवर किए जाने वाले जोखिम का निर्धारण, प्रीमियम का निर्धारण, पॉलिसी पर बोनस आदि का आकलन एक्चुअरी द्वारा ही किया जाता है। तो इस प्रकार आप इस शब्द को ध्यान रखें, इसका उपयोग क्या है और किससे संबंधित है। भारत में कृषि बीमा को बढ़ावा देने हेतु वर्ष 2002 में किस सार्वजनिक उपक्रम की स्थापना की गई? तो इसका नाम है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि AIC। तो 2002 में यह सार्वजनिक उपक्रम की कंपनी है और कृषि बीमा को बढ़ावा देने हेतु गठित की गई। अगला प्रश्न है, बीमा कंपनियां दावे के फलस्वरूप दिए जाने वाले बड़े भुगतान के जोखिम को तीसरे पक्ष के साथ समझौते द्वारा साझा करती है, तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे पुनर्बीमा री इंश्योरेंस कहा जाता है। यानी कि कोई बहुत बड़ी कंपनी है और उसका किसी एक कंपनी द्वारा बीमा हो रहा है, ठीक है, तो एक कंपनी बीमा की जिम्मेवारी ले रही है, लेकिन एक कंपनी इतनी सक्षम नहीं है या वह चाहती है कि इस कंपनी की जो जिम्मेवारी है, इस कंपनी की जिम्मेवारी को मैं दूसरे के साथ शेयर करूं, तो ये भी इस कंपनी के संबंध में किसी बी कंपनी से फिर से बीमा करवाती है। तो इस प्रकार देखा जाए तो बीमा के जोखिम को यहाँ पर साझा कर लिया गया है एक कंपनी के द्वारा, तो इसे पुनर्बीमा कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बजट 2021-22 में बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 74% कर दिया गया है, 74%। गैर संवैधानिक संस्था सेबी यानी कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना हुई थी। 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। सेबी को वैधानिक दर्जा कब दिया गया? वर्ष 1992 में
सेबी को वैधानिक दर्जा दिया गया। सेबी का मुख्यालय भी आपको याद रखना है, इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके अलावा क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई में भी है, तो यह भी आप ध्यान रखें। भारतीय पूंजी बाजार में घोटालों की पुनरावृत्ति रोकने हेतु भारत सरकार द्वारा किससे नियामक शक्तियां सौंपी गई है? तो ये सेबी है जिसे नियामक शक्ति सौंपी गई है ताकि पूंजी बाजार में घोटाले ना हो पाए। तो ये थे हमारे पूंजी और बीमा बाजार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। आप चाहें तो हमारे जो प्रश्न हैं उनको नोट्स के फॉर्मेट में भी आप प्राप्त कर सकते हैं, अपने घर पर दिए गए नंबरों पर व्हाट्सएप कर सकते हैं ज़्यादा जानकारी के लिए। इसके अलावा पीपीएससी मेंस के नोट्स भी अवेलेबल हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं और ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।